सेकंड मॉडल पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए डेविसन ने हमें दिया था। तो फर्स्ट मॉडल जो आप लोगों ने पढ़ा था वो सैंडविच मॉडल था, और सैंडविच मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ था वो आप लोगों ने उसकी रीजंस भी देखी थी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने एक सेकंड मॉडल देखना है। पहले हम इसके कुछ करैक्टर्स और फिर उसकी फिगर देखने के बाद देखेंगे कि क्या ये वाला मॉडल जो हमने 3 पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में लिखे थे, क्या ये मॉडल उन 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर ये भी नहीं करेगा तो हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, और फिर हम एक लास्ट मॉडल पढ़ेंगे जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है और रिसेंटली हम उसे ही यूज़ करते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिस साइंटिस्ट ने हमें दिया था, साइंटिस्ट का नेम है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने हमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक्सप्लेन किया था, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक्सप्लेन करते हुए इसने जो पॉइंट्स हमें बताए थे, बहुत से पॉइंट्स वो ही थे जो कि डैनियली एंड डेविसन के सैंडविच मॉडल के अंदर थे। तो पहले हम देख लेते हैं कि रॉबर्टसन ने जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया है और डैनियली और डेविसन का जो सैंडविच मॉडल था, उन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज कौन सी थी। सिमिलैरिटीज डिस्कस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि दोनों ने कौन से डिफरेंट पॉइंट्स में बताए थे। तो फर्स्ट पॉइंट वही है जो कि हम लोगों ने डैनियली एंड डेविसन में पढ़ा, और फर्स्ट पॉइंट क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में बताया था उधर भी, और यहाँ पे भी हम इसकी कंपोजिशन के बारे में पहले बता रहे हैं। और सेम कंपोजिशन है जो कि डैनियली और डेविसन ने बताई थी, और सेम कंपोजिशन क्या होगी कि ये प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई मेम्ब्रेन है। ये वही पॉइंट है जो कि हमें डैनियली एंड डेविसन ने बताया था। सेकेंड पॉइंट जो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन है, वो एक सिमिलैरिटी है और एक डिसिमिलैरिटी है कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं एम्फीपैथिक हैं, और एम्फीपैथिक क्यों कहते हैं। अगर आप लोगों ने सैंडविच मॉडल का इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, बिकॉज उसके अंदर मैंने बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स एम्फीपैथिक होती हैं। तो इट मीन्स कि फॉस्फोलिपिड्स का एम्फीपैथिक होना जो कि रॉबर्टसन बता रहा है, ये भी सिमिलैरिटी है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर एंड सैंडविच मॉडल के अंदर। डिसिमिलैरिटी कहाँ पे है कि रॉबर्टसन ने जो हमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि डैनियली एंड डेविसन के सैंडविच मॉडल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप में अरेंज हुई होती हैं, वाइल जो फिब्रस प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को बना रही होती हैं वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से थ्रेड्स की फॉर्म में ये अरेंज होती हैं, ये ग्लोबुलर शेप में अरेंज नहीं होती हैं। अगर ये ग्लोबुलर शेप में अरेंज होती तो वो स्फेरिकल शेप की होनी चाहिए थी। ओके, सो जो पॉइंट्स अभी तक हमने देखे हैं, रॉबर्टसन जो बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसमें अभी तक आपने कंपोजिशन देखी है। कंपोजिशन सेम वही है जो कि डैनियली और डेविसन के मॉडल के अंदर थी कि ये प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स के बने हुए हैं। फॉस्फोलिपिड्स एम्फीपैथिक होती हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं सैंडविच मॉडल के अंदर। इट मीन्स कि यहाँ तक ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये सारे सिमिलैरिटीज हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में एंड सैंडविच मॉडल में। फर्स्ट डिसिमिलैरिटी जो अभी तक हमने देखी है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डैनियली एंड डेविसन जो प्रोटीन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को बना रही होती हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, वाइल रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन को बना रही होती है वो फिब्रस प्रोटीन्स हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कंपोजिशन के बारे में। सेकेंड पॉइंट जो कि हमें रॉबर्टसन ने बताया था वो ये था कि फॉस्फोलिपिड्स की जो अरेंजमेंट है अरेंजमेंट
फॉस्फोलिपिड्स की सेम वही अरेंजमेंट है जो कि हमने सैंडविच मॉडल के अंदर पढ़ी थी। सैंडविच मॉडल के अंदर अगर आपसे वीडियो को दोबारा ओपन करके देखें, अगर आपको याद नहीं है, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो बाइलेयर के अंदर अरेंज हुए होते हैं और बाइलेयर्स की जो टेल्स के हैं, फैटी एसिड्स की जो टेल्स हैं वो एक दूसरे को इस तरह से फेस कर रही होती हैं। तो इन केस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो फॉस्फोलिपिड्स की अरेंजमेंट है वो सेम है। सेम हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम सैंडविच मॉडल की बात कर रहे हैं जो कि हमें डैनियली एंड डेविसन ने दिया था, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, बायलेयर में अरेंज होगा, सेम क्या है कि बायलेयर में अरेंज है और बायलेयर में अरेंज वो इस तरह से होगा कि उनकी जो टेल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही होंगी। आप प्रीवियस वीडियो ऑन करके दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। ओके, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमें रॉबर्टसन ने बताया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक्सप्लेन करते हुए, वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होती है, कितनी थिक होती है, ये हमें रॉबर्टसन ने बताया था कि 75 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल है तो सेल का जो सबसे आउटर कवर है उसकी थिकनेस हम बात कर रहे हैं, तो उसकी थिकनेस 75 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। आपको ये नंबर भी याद रखना है और उसका यूनिट भी याद रखना है। ठीक है, ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि ये वाले जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी फिगर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। और फिगर ड्रॉ करते हुए हमने सबसे पहले जो चीज़ ड्रॉ करनी है वो उसके फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है, जैसा हमने सैंडविच मॉडल के अंदर ड्रॉ की थी। ग्लोबुलर हेड्स जो हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं और टेल्स हाइड्रोफोबिक हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और बायलेयर के अंदर जो आप फॉस्फोलिपिड्स अरेंज करवा रहे हैं उन दोनों की टेल्स एक दूसरे को फेस कर रही होनी चाहिए। सेम वही अरेंजमेंट है जो हमने सैंडविच मॉडल के अंदर एक्सप्लेन की थी। ओके, फॉस्फोलिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की अरेंजमेंट जो है वो सैंडविच मॉडल की तरह है, तो इट मीन्स के अब यहाँ पे जो कंपोजिशन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स तो आपने अरेंज करवा लिए हैं, इनकी प्रोटीन्स भी इस फॉस्फोलिपिड की बायलेयर को सैंडविच करेंगी। लेकिन ये वाली जो प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स फिब्रस प्रोटीन्स हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्फेरिकल शेप की नहीं होती हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो ऑन करके देखें तो वहाँ पे आप लोगों ने ये वाली प्रोटीन्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप की ड्रॉ की थी, बिकॉज वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स थी। वाइल अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो फिब्रस प्रोटीन्स हैं। अगेन आप लोगों ने ये चीज़ मार्क कर लेनी है कि ये वाला पोर्शन जो है ये हाइड्रोफिलिक है, टेल्स हाइड्रोफोबिक हैं, एंड अगेन ये वाला पोर्शन जिसमें ग्लिसरॉल हेड एंड प्रोटीन्स आती हैं ये हाइड्रोफिलिक है। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हमने देखना है कि जो प्रीवियस पॉइंट्स हम लोगों ने सैंडविच मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए यूज़ किए थे, क्या वो तीनों पॉइंट्स इस मॉडल को वेरीफाई करते हैं या नहीं करते। अगर तो ये मॉडल उन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, एक्सप्लेन करेगा, तो हम इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर आप रिकॉल करें वो 3 पॉइंट्स जो हमने सैंडविच मॉडल को रिजेक्ट करते हुए डिस्कस किए थे, और अगर आपने वो नोट नहीं किए हुए तो आप दोबारा वो वीडियो ऑन करके देख सकते हैं वो पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमने वहाँ पे लिखा था कि कोई भी जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होनी चाहिए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। अगेन हमको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है और ये भी हाइड्रोफिलिक है। तो अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस एंटर होना चाहता है सेल के अंदर या फैट सॉल्युबल, तो कौन से वाले को वो अलाउ करेगी।
तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, आपको पता है कि प्रोटीन्स जो हैं ये भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हिंड्रेंस काज नहीं करवाती हैं, ग्लिसरॉल भी नहीं कराता है। तो इट मीन्स कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ तक पास कर सकता है। ये वाला जो पोर्शन है टेल्स का, ये हाइड्रोफोबिक है, सो वाटर का मॉलिक्यूल इससे आगे मूव नहीं कर सकता। इट मीन्स कि ये सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। फैट सोल्युबल सब्सटेंसेस हमने पहले भी डिस्कस किया था सैंडविच मॉडल के अंदर कि हम इस पोर्शन को हाइड्रोफिलिक या इस पोर्शन को हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं। इट मीन्स कि हमने जस्ट ये पोर्शंस वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस के लिए मार्क किए हैं कि इतना पोर्शन ये वाला और ये वाला वाटर सोल्युबल है और ये वाला हाइड्रोफोबिक जो है ये वाटर इनसोल्युबल होता है। इट मीन्स कि हम फैट से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, हम वाटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो फैट से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ना हमने प्रोटीन्स को हिंड्रेंस काज करवाएगी, ना ही अल्कोहल और ना ही फैटी चेन। तो इट मीन्स कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इजीली सेल के अंदर एंटर कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो था कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होना चाहिए वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। तो इसमें से ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करता, वाइल इस पॉइंट को ये वाला मॉडल जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड पॉइंट मेरे बेटे जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो ये था कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की वेरिएबल रेशो शो करती है। अगेन हम इतना सा पोर्शन ले लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कितने प्रोटीन्स हैं और कितने लिपिड्स हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है 1, 2 एंड 3, इसमें 3 हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं और टोटल 3 + 3 6 एंड 6 + 3 9 हमारे पास प्रोटीन्स हैं। हम अगर सारे पॉइंट्स को रिकॉल करें तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने दिया था, वो सैंडविच मॉडल जो कि डैनियल और डेविसन का था, इन दोनों मॉडल्स के अंदर हमें ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि फॉस्फोलिपिड्स एंड जो प्रोटीन्स हैं ये अपनी जगह से मूव करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट के बारे में नहीं बताया गया। इट मीन्स के रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो अगर वो मूव नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, तो उनकी जो रेशो है वो भी फिक्स रहेगी। रेशो वेरी कब करती है, जब ये वाला फॉस्फोलिपिड जो है ये मूव करके कहीं और चला जाएगा, तो तब क्या होगा, यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा बेसिकली होता नहीं है। तो इट मीन्स के अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन एंड डैनियल एंड डेविसन दोनों के जो मॉडल्स थे, सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दोनों के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की जो रेशो है ये फिक्स रहती है, ये वेरिएबल नहीं होती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये था कि मेम्ब्रेन जो है ये डायनामिक होती है। डायनामिक मीन्स कि इसको बनाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें मूवमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इट मीन्स के अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन एंड अकॉर्डिंग टू डैनियल एंड डेविसन दोनों के जो मॉडल्स हैं वो स्टैटिक मॉडल हैं। स्टैटिक मीन्स के उसके अंदर जो प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स हैं वो मूव नहीं करेंगी, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स हैं वो डायनामिक होने चाहिए, मूव करने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस मॉडल को देखें तो जस्ट ये वाला जो पॉइंट है जिसमें हमने फैट की सोलिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, जस्ट ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रही है। बाकी ये कोई भी पॉइंट जो है ये एक्सप्लेन नहीं करती है, जस्ट ये पॉइंट एक्सप्लेन करती है। तो इट मीन्स के जो ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो हमारा ये वाला मॉडल भी रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो मॉडल हमने पढ़ना है वो मॉडल सबसे मॉडर्न मॉडल है और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और इन तीनों पॉइंट्स को वो सपोर्ट करता है। वो किस तरह से सपोर्ट करता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले जो आप लोगों ने सैंडविच मॉडल पढ़ा है और जो अभी हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा है, ये दोनों मॉडल्स को बोला जाता है कि ये ट्राइलैमिनर मॉडल्स हैं। ट्राइलैमिलर मॉडल्स हम इन्हें क्यों कहते हैं? ट्राई का मीनिंग होता है 3 एंड लैमिलर हम किसी भी सरफेस को कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो ये पहले एक प्रोटीन की सरफेस है, फिर फॉस्फोलिपिड्स की सरफेस है, अगेन एक प्रोटीन्स की सरफेस है। टोटल कितनी सरफेसेस बन रही हैं? 1
2 एंड 3, तो इट मीन्स के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर एंड सैंडविच मॉडल दोनों के अंदर 3 लेयर्स या 3 सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं एंड 3 लेयर्स एंड सरफेसेस प्रेजेंट होने की वजह से आप इन मॉडल्स को कहते हो कि ये ट्राइलैमिनर मॉडल है। ट्राइलैमिनर मॉडल मीन्स कि इसके अंदर टोटल 3 सरफेसेस हैं, जिसकी वजह से आप इसके लिए ये टर्म ट्राइलैमिनर की यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल है जो कि हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करता है, उसको सेटिस्फाई